हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बीएड एंट्रेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम आज जिस विषय पे बात करेंगे वो है हिंदी। हिंदी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है वो बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर जो आए थे उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कोई दोस्त अगर आप लोगों की प्रेपरेशन कर रहा है तो उसके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जो है अच्छे से अच्छी नॉलेज जो है मिल सके। तो हम बात करते हैं हिंदी वाले सेक्शन की कि हिंदी वाले सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम हिंदी एक व्याकरण या फिर लैंग्वेज की बात करें तो एक बहुत वाइड जो है इसका सिलेबस रहता है। लेकिन हमको सब कुछ पढ़ के नहीं जाना है, हमको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। तो इसमें आप लोगों को जो मेनली पढ़ के जाना है वो है संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण। ये आप लोगों के जो है नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी। उसके बाद संधि, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। वर्तनी, वर्तनी का मतलब है स्पेलिंग। स्पेलिंग मतलब कि आप लोगों को बोल देंगे कि इस शब्द को कैसे लिखा जाता है, इस वर्ड की सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे आते हैं। इंग्लिश में भी आएगा आपको कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो वैसे ही जो है हिंदी में भी आता है कि करेक्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है, इसको वर्तनी कहा जाता है उसे। तो उसके बाद आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय ज़रूर पढ़ के जाने हैं कि कौन पहले लगता है और कौन बाद में लगता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उपसर्ग पहले लगता है या बाद में लगता है और प्रत्यय कब लगता है, पहले या बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इवन मेरे साथ भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि मैं कंफ्यूज हो जाता था कि उपसर्ग एंड में लगता है या फिर स्टार्टिंग में लगता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेगा उपसर्ग और प्रत्यय से। उसके बाद हम चलते हैं समास पे। तो समास भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के समास होते हैं, तो उनमें भी कई में कन्फ्यूज़न रहता है कि कर्मधारय है कि कौन सा है। तो आप लोगों ने जो है समास भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि समास से कई बार आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ें। तो इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ के जाना है वो है शब्द भेद। शब्द भेद में आते हैं आपके तत्सम, तद्भव और यहाँ पे साथ में देशज, देशज और साथ ही साथ में आप लोगों को विदेशज भी पढ़ के जाने हैं। विदेशज शब्द भी पढ़ के जाने हैं। मतलब आप लोगों को एक वर्ड दे देंगे कि इसका तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, देशज विदेशज, जो आप लोगों को पढ़ के जाने हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है कारक और अलंकार। अलंकार तो बहुत कम आते हैं, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बट कारक से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। तो आप लोगों को ये सारा याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को वाला। तो सब कुछ आप लोगों को याद होना चाहिए। अलंकार थोड़ा सा डीप चला जाता है तो इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मे बी कभी जाके बन जाए, लेकिन अगर आप लोग के पास कम टाइम है तो आप लोगों को यही चाहिए कि आप कारक तो पढ़ ही लें, अलंकार पे उतना फोकस ना करें। बट अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं क्योंकि ये हम लोगों ने 5th 6th से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा लेवल जो है बड़ा होता है। तो इसके बाद जो आप लोगों को पढ़ के जाना है वो है एकाकीय की शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश में भी आता है ये और हिंदी में भी आता है। तो आप लोगों को ये ज़रूर पढ़ के जाने हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी होते हैं, बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। हाँ, ज़्यादा वो बड़े लेवल के मत पढ़िएगा, बट हाँ आप लोगों को एक बेसिक से जो है आने चाहिए। उसके बाद आता है वाक्य शुद्धि। मतलब आप लोगों को एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोलेंगे कि इसका सही रूप क्या होगा। तो आप लोगों को वाक्य शुद्धि भी करनी है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी मतलब कभी कभी आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी याद करने हैं। आप मेन जैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं होता कि आप एक एक मुहावरा पढ़ते रहो। तो आप लोग थोड़ा सा बेसिक सा जो है पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है गद्यांश, जो कि हमारे 5 जो है मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको हमेशा अटैम्प्ट करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप लोग इसे स्किप करें, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं सोचते हैं कि एंड में करेंगे और फिर वो रह जाता है। और जो कि ये जो 5 मार्क्स है वो होते हैं बिल्कुल फ्री के मार्क्स, फ्री बिल्कुल
बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये तो आप वहीं पे जाओगे तभी आप लोगों को ये होगा। तो आप लोग इसमें एक जो है स्ट्रेटेजी अपना सकते हो कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि कम टाइम होता है। तो आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन जैसे से पूछा गया है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और ये आप लोगों का जो है टाइम भी सेव करेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 31st क्वेश्चन कि मूर्धन्य व्यंजन क्या है, मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, व्यंजन के कौन से टाइप्स होते हैं। तो आप लोगों को ये भी पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ट। ट जो है एक मूर्धन्य व्यंजन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन की, जिसका जो क्वेश्चन है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या है। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि आप लोगों को विशेषण भी पढ़ के जाना है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है। परिमाणवाचक हुआ कि कितनी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, 5 किलो। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 33 क्वेश्चन, अधिकरण की विभक्ति क्या है। यहाँ पे वही जो है कारक आ गए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो अधिकरण की विभक्ति क्या है, अधिकरण की विभक्ति है पर। तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। तो आप देख सकते हो काफ़ी बेसिक जो है हमारे को हिंदी जो है एग्ज़ाम में आई थी। तो उसके आगे जो है क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। आलस्य का विशेषण, आलस्य का जो विशेषण होगा वो है आलसी। क्या होगा, आलसी। तो ये है 34th क्वेश्चन। और इसके बाद हम बात करते हैं 35th क्वेश्चन की। तो 35th क्वेश्चन क्या कहता है, 35th क्वेश्चन कहता है कि बाल का स्त्रीलिंग क्या है। बाल का स्त्रीलिंग क्या है। तो देखिए, आप में से भी शायद बहुत से लोग गलती करते हैं जब ये क्वेश्चन देखते। तो मैंने इसका किया था बालिका, जबकि बालिका होता है बाल का स्त्रीलिंग, बालक का स्त्रीलिंग बालिका, और बाल का स्त्रीलिंग होगा बाला। क्या होगा, बाला। तो 35th का हो जाएगा बाला, राइट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा साफ जो है नहीं दिख रहा है, ये PDF ही ऐसी होगी, बट थोड़ा सा आप लोगों को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 36 क्वेश्चन है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या है। साधु का स्त्रीलिंग क्या है। तो साधु का जो स्त्रीलिंग है वो है साध्वी। अब देखिए, साध्वी भी यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिखा गया है, और शायद आप लोगों को एक और तरीके से भी लिखाया जा सके। आप लोगों को पता होना चाहिए कि करेक्ट तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साध्वी। इसके बाद हम बात करते हैं 37th क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया क्या है। अब आप लोगों को ये भी याद रखना है, अकर्मक सकर्मक क्रिया का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अकर्मक कौन सी होती है और सकर्मक कौन सी क्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिघलना। मेरे अकॉर्डिंग, मे बी किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और हो, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि HPU जो है आंसर की लॉन्च नहीं करता है। तो सबके आंसर अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकते हैं। फिर चलते हैं हम 38th क्वेश्चन पे। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें कहा जाता है, जिनमें कोई भी चेंज नहीं आता उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। तो ये है 38। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी कोई भी एंट्रांस होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के बारे में, जहाँ पे कि आप लोगों के लिए जो है टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जा रही है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेगी ये, और इसमें 155 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि फ्री जो टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। मतलब आप लोगों को काफ़ी सारा जो है टेस्ट मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे ना पढ़ लेते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं कहूँ तो आपकी एक्यूरेसी आप लोगों की
एक्यूरेसी यहाँ से जज होती है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। तो आप लोगों को वैसे तो गूगल पे भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आप लोगों को सीक्वेंस वाइज जो है टेस्ट मिलेगा, तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट यहाँ से रहेगा। तो ये जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ है वो 499 में प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो HPU10, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, HPU10। जब भी आप लोगों ने कुछ भी इंस्पायरिंग एग्रीकॉन की प्लेटफॉर्म से परचेज़ करना है तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा HPU10। चाहे आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर कोर्स या बैच ज्वाइन करना है, तो आप लोग HPU10 जब वहाँ पे डालोगे तो आप लोगों को फ्लैट 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि आप लोगों को जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जो है इसे परचेज़ कर सकते हैं, उनके ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से जो है टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं फिर से क्वेश्चंस पे। तो लेट्स मूव टू द 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन है कि तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए व्यंजन से दूसरा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को स्वर व्यंजन अच्छे से पढ़ के जाने हैं। सारा आपको जो है अ से ज्ञ तक पूरा याद होना चाहिए कि कौन व्यंजन होता है, कौन स्वर होता है, कैसा स्वर होता है, सब कुछ आप लोगों को ना। और इसके साथ साथ आप लोगों को उच्चारण स्थान भी याद होने चाहिए। मैंने जो है सिलेबस में नहीं लिखा था, लेकिन आप लोगों को जो है उच्चारण स्थान भी पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा च छ ज झ त। तालव्य व्यंजन होते हैं च छ ज झ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 40th क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्सम, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था क्योंकि इसका भी हमें पता नहीं चल रहा था। पर इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा वो आप लोगों का हो सकता है या तो चूरण या फिर जन्म। अब जन्म यहाँ पे जो है गलत लिखा गया है, तो हम चूरण पे भी जा सकते हैं, पर चूरण में भी कन्फ्यूज़न है, तो इसको हम स्टैंड बाय पे ही रखते हैं। लेकिन आप लोगों का इसमें अगर जन्म में आधा न होता तो आप लोगों का यही तत्सम जो है शब्द होता, तो ये गलती भी हो सकती है। तो उसके बाद आता है आपका संधि विच्छेद। मैंने कहा था कि संधि से भी क्वेश्चन आते हैं, तो संधि विच्छेद जो इसका राइट आंसर है वो होगा हास्य जमा आस्पद, सी मेरे अकॉर्डिंग। शायद किसी और के अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग है। और इसके बाद हम चलते हैं 42th क्वेश्चन पे। सुधा जमा अंशु, सुधांशु का उदाहरण क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी संधि है ये, जो ये ऊपर सुधा जमा अंशु है, ये कौन सी संधि है। तो आप लोगों को ये संधि के टाइप्स भी पता होने चाहिए। तो ये है हमारी गुणवाचक संधि, ठीक है, गुण संधि है ये। तो इसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन को, 43 क्वेश्चन जो है मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रत्यय आप लोगों को आने चाहिए, तो इसमें जो है प्रत्यय है वो है आवट। आवट जो है इसमें प्रत्यय है। इसके बाद 44th क्वेश्चन है कि एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है। तो एक को जोड़ के जो बनाया गया है वो है प्रत्येक, जो है प्रत्येक। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 45th क्वेश्चन कि दुबला शब्द में क्या है। दुबला शब्द में क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दू उपसर्ग है। दू क्या है, उपसर्ग है, माफ़ करिएगा, दू क्या है, उपसर्ग है। तो ये है। और इसके बाद आप लोगों को जो है गद्यांश आ जाता है। ये गद्यांश दिया होता है, आप लोगों को इसको पढ़ना होता है, उसके बाद यहाँ से जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये आप लोग खुद करिएगा, आप लोगों को इससे जो है इसके आंसर मिल जाएंगे। मेरे पाँचों के पाँचों ठीक थे, तो ये काफ़ी इजी होते हैं, आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों को थोड़ा सा गाइड किया होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के यहाँ पे एज अ गाइड ही आया हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए। तो मुझे आशा है कि मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया होगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।